गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डे थर्ड पे हैं। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेल डिजाइन फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क लास्ट टॉपिक में भी हम लोगों ने इसी पर बात की थी। नाउ हम आज दोबारा इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें रिवाइज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसा कि हमें याद हो जाए, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस हमारी कोशिश क्या है, इस लेक्चर के अंत तक सारी चीजें यहाँ हो, और यहाँ जब होंगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली होंगी। और जब कोई चीज आप बोल सकते हो तो उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आराम से लिखा जाएगा। नाउ देखो, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम वेल डिजाइंड है, फटाफट बोलो क्या। कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका वेल डिजाइन है। वेल डिजाइन, देखो कंफ्यूजन यहां पर होता है। कंफ्यूजन जो है ना मेरे दोस्त, वो यहां पर होता है, आगे जाकर आप पढ़ोगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर वेल डिजाइंड है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। क्या, अगर कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम वेल डिजाइंड है तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। कोई दिक्कत नहीं, अपन अभी ये पढ़ रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। मेरी राइटिंग पे प्लीज मत जाना, ठीक है। हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। अब पूछा क्या जाता है, वो आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड उसके एडवांटेजेस के बारे में आप बताइए, सिग्निफिकेशंस, इस तरह से आपसे पूछेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 6 पॉइंट्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो लिख कर आ जाते हैं, है ना। ये गलत है। अगर उसने आपसे कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस पूछे हैं तो हमें वो लिखना है, ये नहीं। ये तो वेल डिजाइंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस है मेरे दोस्त, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम दोगे ना, और एग्जाम देकर घर आओगे और घर से आकर चेक करोगे कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन एग्जामिनर आपको 0 दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उसका कारण क्या है, उसने पूछा क्या, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। तुमने लिखे क्या, वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। क्या ये बात सही है? नहीं ना। चलो, हम अच्छे बच्चे हैं और अपन ऐसा नहीं करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सच्चे बच्चे हैं, तो हम ऐसी दोबारा हरकत नहीं करेंगे। आइए, बाहर बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है। बारिश बहुत तेज है इंदौर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है कंप्लायंस डैशबोर्ड। ठीक है, देखो डैशबोर्ड क्या है। आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे ना, क्या याद है, आप अभी कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हो और आप लोगों को आर्टिकलशिप के लिए जाना है। तो आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे ना, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक डैशबोर्ड होगा, उस पर सारी डिटेल्स होंगी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी डिटेल्स होंगी कि कंपनी पर कितने लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं, हमने अभी तक कितने नॉन कंप्लायंस किए हैं, और नॉन कंप्लायंस जो हुए हैं उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। क्या क्या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने लॉ आइडेंटिफाई करके रखे होंगे, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लिटरली ये दिखेगा कि कितने लॉ हम पर अप्लीकेबल हो रहे हैं, कितने नॉन कंप्लायंस हमने किए हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। सब उस स्क्रीन पर आ जाएगा। बट याद रहे, वो स्क्रीन पर तब आएगा जो डब्बा अपन ने बनाया था ना 5 चीजों का, याद है वो डब्बा। लो आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क एनालिसिस, इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कंटिन्यू
मॉनिटर करना है, और फिर कंप्लाइंस रिपोर्टिंग। वो 5 बातें आई होप याद होंगी, है ना। वो डब्बा जब तक प्रॉपर नहीं बनाओगे तब तक जो भी इंटर्न या जो कोई नया व्यक्ति आएगा, क्या डैशबोर्ड वो सही तरीके से देख पाएगा? आ जाओ यार, अगर आपका ये डब्बा सही नहीं है तो जो नया व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, जो नया पर्सन आपके सामने आया, उसे आप ट्रेनिंग दोगे ना, तो क्या वो डैशबोर्ड आप सही से बना पाओगे? भाई, जब आप सीनियर बन जाओगे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी। ठीक है। जब एक नई कंपनी में आपको अपॉइंट किया जाएगा तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसमें तो ऑलरेडी कोई करके गया होगा, हमें तो सिर्फ उसको अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम, है ना। लेकिन अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारी। हमारी मतलब आपकी। मैं तो बन चुका। क्लियर है। तो ये डब्बा अगर अच्छा है तो आपका डैशबोर्ड भी क्या होगा बेटा? अच्छा होगा। अगर आपका ये ही गलत है तो आपका क्या डैशबोर्ड अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो आपको समझ में आया डैशबोर्ड क्या होता है? अरे आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। कंप्लाइंस डैशबोर्ड समझ में आ गया? तो कंप्लाइंट डैशबोर्ड मतलब एक तरह का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम वो सारे लॉ जो हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं, कितने हमने कंप्लाइंस कर लिए, कितने अभी नॉन कंप्लाइंस है, और वो कंप्लाइंस करने की ड्यूटी किसकी बनती है, ये सारी चीजें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी। और उसी को हम कहते हैं कंप्लाइंस डैशबोर्ड। क्या कहते हैं हम उसे? कंप्लाइंस डैशबोर्ड। क्लियर है? समझ में आ गया कंप्लाइंस डैशबोर्ड? लेकिन कंप्लाइंस डैशबोर्ड तभी अच्छा बन सकता है जब आपके ये 5 पॉइंट, ये 5 चीजें आपने अच्छे से कंपनी में की हो। क्लियर है? अगर ये 5 चीजें अपने अच्छे से नहीं की हैं तो डैशबोर्ड अच्छा नहीं बन पाएगा। सर ये डैशबोर्ड हम क्यों बनाते हैं? अरे बेटा, नए इंटर्न के लिए नहीं, ये खुद के लिए भी बनाया जाता है। जरूरी थोड़ी कि जो नया आएगा उसको सिखाने के लिए बना रहे हैं। नहीं बेटा, हम ये डैशबोर्ड क्यों बनाते हैं? मान लो ये कंप्यूटर स्क्रीन है और ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं अपन, कंप्यूटर स्क्रीन छोटी हो गई। ये कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पर लॉ के बारे में, सामने उस पर्सन के बारे में जिसकी ड्यूटी बनती है, और आगे इस तरह से टिक। जो कंप्लाइंस हो गया उस पर टिक लग जाएगा, जो नहीं हुआ उस पर नहीं लगेगा। तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, ये जो डैशबोर्ड है, हम क्यों बनाते हैं? ताकि भविष्य में जब हमें भी लॉ कंप्लाई करना है तो हम बार बार चेक कहाँ पे करेंगे कि कौन सा कंप्लाई हो गया और कौन सा नहीं। इंसान की मेमोरी तो आपको पता ही है साहब कैसी होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ये डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हम भी चेक कर सके कि भाई कौन से कंप्लाइंसेस हमने कर लिए और कौन से कंप्लाइंस अभी बाकी है। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ बोलो, हाँ आ गया, आ गया, कुछ तो आया। चलो, तो कंप्लाइंस डैशबोर्ड अच्छे से आ गया। कंप्लाइंट डैशबोर्ड मतलब क्या? एक तरह का प्रोग्राम है जहां पर हम सारे लॉ जो भी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं, वो जितने हमने कंप्लाई कर लिया उसकी भी डिटेल्स, और किसकी ये ड्यूटी बनती है उसकी भी डिटेल्स हम क्या करते हैं बेटा? अपडेट कर देते हैं। और फ्यूचर में ये हमारी खूब मदद करता है हमारे कंप्लायंसेस को टाइमली परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? अ वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कंप्लायंस डैशबोर्ड। क्या होना चाहिए? कंप्लायंस डैशबोर्ड। तो आई होप बहुत अच्छे से कंप्लायंस डैशबोर्ड समझ में आ गया। बहुत सिंपली एक लाइन में एक चीज बोल देता हूं भाई। वेल डिजाइन का मतलब क्या? एक अच्छा डिजाइंड होना चाहिए, एक अच्छी सिस्टम होनी चाहिए, राइट? किस चीज के लिए? कंप्लाइंसेस के लिए। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कंप्लाइंसेस। तो एक अच्छा डिजाइन के लिए हमें ये 6 बातें बहुत जरूरी हैं। कितनी बातें? बोलो कितनी बातें? 6 बातें, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। 6 बात में से पहली बात थी कि हम क्या बनाएंगे? कंप्लाइंस डैशबोर्ड। सर ये डैशबोर्ड हम क्यों बनाते हैं? ताकि अगर कोई नया व्यक्ति कंपनी में आए तो उसके लिए चीजें समझना आसान हो जाए। नया नहीं भी आए तो ये हम हमारे लिए भी बनाते हैं
क्योंकि हम बार बार कंप्लाइंसेस करने के बाद ये चेक करते रहते हैं कि कोई कंप्लाइंस छूट तो नहीं गया। और अगर आप ये कहो कि सर मैं तो सब याद रखता हूं, तो बेटा ये उचित बात नहीं है। तो हम ये डैशबोर्ड बनाते हैं जहां पर ये लिखा होता है कितने कंप्लाइंसेस अप्लीकेबल होते हैं, कितने हमने कंप्लाई कर लिए और कितने करने बाकी हैं, और वो किसकी ड्यूटी है। सारे कंप्लाइंसेस आप थोड़ी करोगे, आप तो कंप्लाइंसेस करवाओगे भाई। अगर सारे काम हमें ही करने होते तो हम कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी बनते, है ना। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु हैव अ कॉमन सेंस। तो भाई आप जिस पोजीशन पे हो, आपको काम करवाना है, काम करना नहीं है। हम मजदूर नहीं हैं, हम ऑफिसर हैं। हमारा काम क्या है, करवाना। तो हम हर एक व्यक्ति की ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। और अपन क्या करते हैं, मॉनिटर। बोलो क्या करते हैं, मॉनिटर, कि भाई तूने किया कि नहीं। हमारा काम तो मॉनिटर करना है। बोल अब तो समझ में आया, आया कि नहीं आया? हाँ, अरे हाँ या ना, आ गया। ओके, तो एक ये चीज क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आ जाओ फटाफट नोट्स पे। अब कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब हमने डैशबोर्ड बना लिया, क्या डैशबोर्ड बनाने से कंप्लायंस हो जाते हैं क्या? नहीं बाबा। अगर डैशबोर्ड बनाने से कंप्लायंसेस हो जाते तो बात ही खत्म हो जाती। फिर हमारी जरूरत ही क्या थी, बाहर से एक आदमी को बुलाते, वो आके डैशबोर्ड बना देता और ठीक है साहब, खत्म। नहीं, हमें उन्हें, हमें देखो, हमें प्रॉपरली लॉ को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, हमने प्रॉपर टाइम दिया लॉ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये देखा कि किस तरह की रिस्क हमें फेस करनी पड़ सकती है। रिस्क के बारे में भी हमें पता चल गया। अब हम क्या बनाएंगे, थर्ड वाला पॉइंट याद है अपना डब्बा। पहला लॉ आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड रिस्क एनालिसिस, एंड द थर्ड पॉइंट हम रिस्क मिटिगेशन। अब क्या बनाते हैं हम, प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या बनाते हैं, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हैं उन सारे लॉ को कंप्लाइंस करने के लिए। डैशबोर्ड में जो लॉ आपने लिखे हैं ना, और आपने बोला कि भाई एचआर डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड लॉ है उसकी ड्यूटी किसकी है, शर्मा जी की। अब एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ अप्लीकेबल होंगे, मतलब लेबर लॉ, वो सारी ड्यूटी किसकी है, शर्मा जी की। शर्मा जी फॉलो करेंगे। अरे भाई शर्मा जी को प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर तो बना के दो, यस और नो, बनाने पड़ेंगे ना। कि शर्मा जी ये वाला लॉ आपको 3 महीने में कंप्लाई करना है, ऐसे करना है। ये सारी प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हमें तब बनानी है जब हम प्रॉपरली लॉ आइडेंटिफाई कर लेंगे। और ये अच्छे कब बनेंगे, जब प्रॉपर लॉ आइडेंटिफिकेशन हो चुका होगा। सेकेंड, हमने उन लॉज के बारे में अपनी रिस्क देख ली है कि कौन से लॉ को नॉन कंप्लायंस करते हुए कितनी रिस्क है। एंड फाइनली रिस्क मिटिगेशन के लिए हम प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं और लॉ को कंप्लायंस करवाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। बहुत इजी सा पॉइंट है यार। डैशबोर्ड बनाया, बनाने के बाद क्या करना है भाई, कंसर्न पर्सन को प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना के देना है कि आपको ये लॉ इस तरह से कंप्लाई करना है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बोलो यस, बोलो बोलो मेरे दोस्त, हाँ आया गया ना। तो ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो आपने देखा होगा लॉ में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते हैं ना। अभी आरबीआई देखो कभी भी सर्कुलर इशू कर देता है, नोटिफिकेशन इशू कर देता है, चेंजेस आते हैं। अब इन चेंजेस को भी तो हमें, हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं तो हमें कंप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। चलो आप ही से पूछ रहा हूं, आज आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, ठीक है। अब आरबीआई ने जब नोटिफिकेशन इशू किया, तो वो नोटिफिकेशन अगर मेरी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया। अब वो नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हूं, मेरा एक फाइनेंशियल
ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा बिजनेस है लोगों को फाइनेंस करने का, क्या वो नोटिफिकेशन मुझ पर एप्लीकेबल नहीं होगा? बोलो यस। हाँ होगा। भाई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोटिफिकेशन आया, मुझ पर भी एप्लीकेबल होगा, मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बाबा, मुझे भी कंप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं करूंगा तो क्या पड़ेगी? पेनल्टी लगेगी कि नहीं? बोलो यस। हाँ बोलो बोलो। तो भाई बोला क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को इस तरह से बनाओ, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को इस तरह से बनाओ कि भविष्य में अगर कोई अपडेशन आए, बोलो क्या, अगर कोई अपडेशन आए, लॉ के अंदर कोई चेंजेस आए, कोई नोटिफिकेशन आए, कोई सर्कुलर आए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपडेशन, वो पॉलिसी और वो प्रोसीजर जो है वो ऑटो अपडेट हो जाए। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो भाई इस तरह से आप अपना कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ जिसमें जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो उससे रिलेटेड कंसर्न पर्सन को वो पता चल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बात लिख दो कि हम हर 3 महीने में लॉ को चेक करते रहेंगे कि कोई नोटिफिकेशन या कोई अमेंडमेंट तो नहीं आया। अगर आया है तो जो पर्सन ये चेक कर रहा है, मतलब लीगल डिपार्टमेंट जो ये चेक कर रहा है, लीगल डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कंसर्न पर्सन को क्या करे, उसके बारे में इंटीमेट करे। किसकी ड्यूटी बनती है? अब कंसर्न पर्सन को इंटीमेट करने के बाद उसे ट्रेनिंग भी दे दे कि हमें कैसे कंप्लाई करना है। तो ये वाले पॉइंट में बहुत अच्छी बात बोली है, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन वाले पॉइंट में देखो, अंडरलाइन करो एक चीज को, अप टू डेट अलर्ट। अप टू डेट अलर्ट, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे दोस्तों? हाँ तो बोल दो। तो आपने देखा होगा लॉ के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते हैं। उन चेंजेस के हिसाब से हमें हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। और इस तरह इसलिए बोला गया है आप अपने कॉरपोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह से बनाओ कि जो भी अपडेट या अमेंडमेंट आए वो ऑटोमेटिकली कंसर्न पर्सन को पता चल जाए। मतलब हमें एक सेंट्रल पर्सन बिठाना होगा तो ये चेक करता रहेगा कि कोई अपडेशन तो नहीं आया, कोई अमेंडमेंट तो नहीं आया। इफ अगर आया है तो वो हम पर अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, और अगर वो अप्लीकेबल हो रहा है तो वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे लेबर लॉ, फिनांस, इसके बाद हम बात करें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो भाई वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस पर्सन को वो इंटीमेट कर दे ताकि हम उसे कंप्लाइंस कर सकें। क्या ये चीज समझ में आ गई? फटाफट बोलो आ गई कि नहीं आ गई? आपको ड्यू डिलिजेंस में रीडिंग बहुत जरूरी है। नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्स की फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉफ्ट कॉपी आपके लेक्चर्स के साथ मिल जाएगी। क्लियर है? लेकिन समझ में आ रहा है ना? फील आ रहा है ना? ओके। तो आज हम 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला, प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना है। तो डैशबोर्ड प्रॉपर तब बनेगा जब हम लॉ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। सेकंड, हमने क्या पढ़ा? डैशबोर्ड बनाने के बाद फटाफट बोलो सेकंड पॉइंट क्या था? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। बोलो भाई, मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बनाऊंगा, बताऊंगा, 6 पॉइंट्स खत्म होने के बाद आपको ये चुटकी बजाकर याद हो जाएगा। तो अभी आपने 3 पॉइंट्स मुझसे पढ़े। पहला था डैशबोर्ड, दूसरा आपने पढ़ा प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, थर्ड वन एक्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन। हम इस तरह से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएंगे कि कोई अपडेशन आया तो इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके बारे में पता चले और वो उसे भी क्या करे? कंप्लाइंस करे। ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? चौथा पॉइंट है कंप्लाइंस ट्रेनिंग। बोलो कौन सा पॉइंट है? कंप्लाइंस ट्रेनिंग। बेटा आपने डैशबोर्ड बना दिया, मान लेते हैं आपने डैशबोर्ड बना दिया, आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना लिए, भाई एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन आपने एक सेंट्रल पर्सन भी बिठा दिया,
कि अगर आपका काम है लॉ को चेक करते रहो, कोई भी अपडेशन आए, कोई भी अमेंडमेंट आए, फटाफट जाओ और जाकर किसको बता दो, सामने वाले को बता दो, बस हो गया क्या? अरे नहीं, इतनी जल्दी अगर हो जाता तो फिर सीएस की क्या जरूरत है? अपने को बहुत लंबा जाना है दोस्त, पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी सा है। हाँ तो भाई चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो, थोड़ा तो इजी होगा ना। लेकिन याद रहे, ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत के 7 चैप्टर बिल्कुल लड्डू हैं, लेकिन ऑडिट के बाद थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है पंकज सर, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम जाने वाली है, राइट? तो कंप्लाइंस डैशबोर्ड, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, द फोर्थ वन इज कंप्लाइंस ट्रेनिंग। भाई आप एक चीज बताओ, आप कितने भी एजुकेटेड हो, ठीक है, आपने जीएसटी पढ़ा है, आपने सब कुछ किया, आपने जीएसटी पढ़ लिया, आपने सारे टैक्स लॉस के बारे में नॉलेज दे दिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, क्या वो आपको चलाना आता है? अरे आपको टेली आता है, आपको अकाउंटेंसी पूरी आती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो कि अपने सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करती, क्या वो आपको आती होगी? क्या उसका सॉफ्टवेयर जाते से ही आप चला लोगे? बोलो, से यस और नो। नहीं ना, संभव है क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, हमने यहां पे बोला है कंप्लाइंस ट्रेनिंग। जब भी कोई नया व्यक्ति कंपनी में आता है, तो आप उसे पहले ट्रेनिंग दो। आप उसे क्या दो? पहले ट्रेनिंग दो, उसे अपनी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होने वाले कंप्लाइंसेस के बारे में बताओ, और बताने के साथ ही साथ आप उसको उसकी रिस्क के बारे में भी बताओ कि अगर हमने ये कंप्लाइंस नहीं किया तो हमें किस तरह की रिस्क को फेस करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें भी आप उसको बताओ, क्योंकि जब तक आप उसको रिस्क के बारे में नहीं बताओगे, जब तक वो सीरियस नहीं होगा। आज जैसे बात करें कोविड, कोविड के बारे में लोग सीरियस क्यों हैं? क्योंकि पता है ये बीमारी जो है वो डेंजरस है और कई सारे लोगों की जान चली गई है, इसीलिए लोग प्रॉपर मास्क एंड सैनिटाइजिंग को लेकर सीरियस हुए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कह देता कि एक बीमारी है जो कि थोड़ी खतरनाक हो सकती है, तो क्या सीरियसनेस आती? नहीं ना। वैसे ही जब तक किसी व्यक्ति को उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक वो इस चीज के लिए सीरियस नहीं होगा। और अगर उसकी मूर्खता के कारण कोई नॉन कंप्लायंस हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो बंदा सीरियस हो टू ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उसको सारे फैक्ट्स, उसको सारी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो भैया, हम कोई भी नए पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उसे हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर ये कंप्लाइंसेस अप्लीकेबल हो रहे हैं, और आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें कंप्लाई क्यों करना पड़ेगा ये भी हम उसको बताएंगे। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो उसे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? और जब किसी को कुछ नहीं आता है तो उसे सिखाना पड़ता है कि नहीं? तो उसे आप कंप्लाइंसेस की ट्रेनिंग दो, उसे डैशबोर्ड के बारे में बताओ, किस तरह से लॉ आइडेंटिफाई होते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दो। आपने देखा होगा जैसे इंफोसिस हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से आती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है आपका। यहाँ क्या होता है, पहले आप रिक्रूट होते हो, कॉलेज से आपको उठा लिया जाता है, मतलब आपको प्लेसमेंट दिया जाता है। आप कंपनी में नहीं जाते, आप पहले जाते हो ट्रेनिंग सेंटर, और वहां से जो लोग पास होते हैं वो लोग कंपनी जाते हैं, और जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग वापस घर चले जाते हैं। तो यही चीज, सबसे पहले आप उसे क्या दो? कंप्लाइंस ट्रेनिंग। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है कंप्लाइंस टास्क मैनेजमेंट। देखो,
हर कंपनी में एक सीनियर होता है। क्या होता है? हर कंपनी में एक सीनियर होता है। बोलो हाँ, होता होगा ना। अब उसको भी मालूम है कि किस तरह के लॉ हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, उस सीनियर को भी मालूम है कि नहीं? अरे भाई, डैशबोर्ड बनाया तो सीनियर्स ने ही तो बनाया होगा ना, तो उनको तो पता है कि कितने लॉज अप्लीकेबल हो रहे हैं हमारे ऊपर। बोलो हाँ। अब कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं? तो एक सेंटर पर्सन होता है। बोलो क्या होता है? एक सेंटर में वो पर्सन बैठा होता है। उसे मालूम है क्योंकि उसके पास एक लिस्ट है। उसके पास एक लिस्ट है कि हमारे ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं। वो क्रॉस चेक करता है। वो क्या करता है? जो सेंटर में पर्सन बैठा है ना, वो क्रॉस चेक करता है कि ये ड्यूटी किसकी थी और उसने कंप्लाई किया या नहीं। देखो, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि कंप्लाइंसेस हो जाए और हम नॉन कंप्लाइंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। आज हम लोग ये सारे नेसेसरी स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, इतना क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि कंपनी जो है वो नॉन कंप्लाइंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से अपने आप को बचा सके। इसके नॉन कंप्लाइंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस। और हेडिंग क्या है? एक वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले तो ये समझ लो भैया, एक वेल डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा कैसे, है ना? तो वेल डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? कंप्लाइंस डैशबोर्ड होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों से बताया एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कंसर्न पर्सन को पता चल जाए और वो अपडेट्स को अपडेट कर दे ताकि वो कंप्लाइंसेस टाइमली किए जा सके। चौथे पॉइंट में मैंने बताया कि हमें मान के चलते हैं कि जो भी नया व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया वो अनट्रेंड है, उसे उस कंप्लाइंसेस के बारे में ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली सारे कंप्लाइंसेस कर पाएगा। और पांचवें पॉइंट में मैं आपसे बताता हूं कंप्लाइंस टास्क मैनेजमेंट। एक सीनियर है, उसको सब पता है कि हमारे ऊपर कौन से लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं और कौन से नहीं। उसके पास लिस्ट है, उसने एक टास्क दे दिया कि ये वाले रूल्स आप कंप्लाई करोगे, ये वाले आप कंप्लाई करोगे, ये वाले आप कंप्लाई करोगे। अब उसका टास्क है वो मैनेज आपको करना है, आपको उसके टास्क को परफॉर्म करना है। और वो क्या करेगा? क्रॉस चेक करेगा। और क्रॉस चेक के वक्त उसे गलती पकड़ में आ जाएगी कि भाई कौन सा कंप्लाइंस टाइमली नहीं हुआ। ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद कंप्लाइंस ऑडिट। कंप्लाइंस ऑडिट मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट की बात हो रही है। यहां पर एक पीसीएस आएगा, आकर ये चेक करेगा कि कौन से कंप्लाइंसेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे और हमने वो टाइमली कंप्लाइंसेस किए या नहीं, और अगर नहीं किए तो उसका कारण क्या था। ये सारी चीजें एक वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। और इसके एडवांटेजेस हैं, हम नॉन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नॉन कंप्लाइंसेस से बच जाएंगे और जो पेनल्टीज लगनी थी वो हम पे नहीं लगेगी। हम गुड कॉरपोरेट सिटीजन का एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे सोसाइटी के बीच में। बहुत सारे फायदे हैं, वो अपन देखते हैं। अभी आपको समझ में आया एक कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो एक वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम में 6 बातें होनी चाहिए। कितनी बातें? 6। कंप्लाइंस डैशबोर्ड। बोलो, कंप्लाइंस डैशबोर्ड। दूसरा, प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तीसरा, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। कंप्लाइंस ट्रेनिंग। बोलो मेरे दोस्त, कंप्लाइंस ट्रेनिंग के बाद क्या बताया? कंप्लाइंस टास्क मैनेजमेंट। और छठा क्या है? ऑडिट। भाई इतना सब कुछ तो हमने अच्छा कर लिया, लेकिन इंसान से ही गलती होती है ना। मान लो अगर हम चूक गए तो क्या होगा? बोलो बोलो, तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम ऑडिट करवाते हैं ताकि रही सही कसर भी पूरी हो जाए। तो कंप्लाइंस ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि जो कंप्लाइंसेस अप्लीकेबल हमारे ऊपर हो रहे थे वो मतलब प्रॉपरली कंप्लाई हो गए या नहीं। और अगर नहीं हुए, फिर नहीं हुए तो फिर कंप्लाई करेंगे ना। अच्छा, तुम्हारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का सिस्टम होगा।
तभी तुम चेक कर पाओगे ना। तो याद रखना वो 5 पॉइंट, वो जो डब्बा पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग है, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, तभी आप ऑडिट भी ढंग से करवा पाओगे, वरना नहीं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। एक टेक्निक लिख लो फटाफट, एक छोटी सी टेक्निक लिखवा देता हूं मैं आपको, लिख लो। रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। रटना आ गया तो डायरेक्ट पास, ये टेक्निक है। एक वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, इस चीज को याद करने के लिए केवल एक लाइन याद कर लो, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। आर फोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ए फॉर ऑडिट, किस चीज का ऑडिट, कंप्लाइंस ऑडिट, ठीक है। टी फोर ट्रेनिंग, किस चीज की, ट्रेनिंग एंड टास्क मैनेजमेंट। फटाफट अब खुद ही बोलो। डी फोर डैशबोर्ड। पी फोर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब बताओ इजी है कि नहीं। तो आर ए टी टी और टी, आई होप ये समझ में आ गया। तो लाइन क्या है, एक वेल डिजाइन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो भाई रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। आर फोर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ए फॉर ऑडिट, कौन सा, कंप्लायंस ऑडिट। टी फोर ट्रेनिंग एंड टास्क मैनेजमेंट, क्लियर है। उसके बाद टी फोर डैशबोर्ड, पी फोर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आई होप ये आज का लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे, उसके दो बेनिफिट है। ज्यादा आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और आपको बोर करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करवाएंगे, और लेक्चर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। भले तुम घर पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करते रहो, बोलते रहो। जब मैं कोई चीज रिवाइज करवा रहा हूं तो आपको भी रिवाइज करना है ना। ये क्लियर है। तो आप भी मेरे साथ बोलो, आपको याद होगा मैं क्यों कर रहा हूं इतना सब कुछ। मैं चाहूं तो फटाफट आपके वीडियो लेक्चर्स बना दूं और आपको दे दूं, पर ऐसा करूंगा क्या मैं, नहीं। मैं रिवाइज करूंगा, आपको भी रिवाइज करना है, और हम लोग यहीं पर सारी चीजों को याद करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त। हाँ बोलो बोलो, याद करेंगे। चलो एक बार देख लो। तो भैया एक वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर ये फॉलोइंग की फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये होने चाहिए, फटाफट बोलो। कंप्लायंस डैशबोर्ड, कंप्लायंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एक्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस ट्रेनिंग, कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस ऑडिट। क्लियर है। आपको रीड करना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। 3 से 4 बार आपको रीड करना है, तब जाकर आपकी कमांड बनेगी लीगल लैंग्वेज पे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। इफ किसी भी तरह का कोई डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू जस्ट कॉल मी ऑन माय नंबर, प्लीज नोट डाउन 7999339125। ओके, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय गाइस।